नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 18 अगस्त है। बहुत सारे अपडेट्स हैं। मुख्य रूप से तो अपडेट आया हुआ है जिसमें कि बताया गया है कि अभी जो आपका इकोसिस्टम एहसास कर रहा है वो ये है कि जो भी स्पेकुलेटर्स थे या फिर जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होती थी शॉर्ट टर्म गेन के लिए, वो कम हो गया है। ये हम लोग ऑन चेन डेटा जब देखते हैं, वॉल्यूम जब कम होता है तो उससे संबंधित एक मैसेज आया हुआ है जिसको कि हम समझेंगे। और दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है जो हम लोगों ने ये देखा था ना, अभी 1-2 दिन पहले मैंने बताया था कि अगस्त माह में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो अभी मैक्रो लेवल पर इस क्वार्टर में जो Q3 है जिसमें अगस्त बीच का महीना है, तो इस क्वार्टर में जो रोड मैप है अनुबिस ब्लॉकचेन का, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है और बहुत डिटेल्ड मतलब डिस्क्रिप्शन है वो, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों चीज़ को समझेंगे और उसके बाद शायद गेमीफाई वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी, उसका बीटा टेस्टिंग कंप्लीट हो गया है, वो भी लाइव हो गया है। तो ये सारी जानकारी है जो कि आज हम कवर करेंगे और उसके बाद फिर मार्केट की स्थिति देखेंगे, मार्केट में क्या चल रहा है और वॉल्यूम और लिक्विडिटी की स्थिति क्या बनी हुई है। सो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल और वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ETF ब्लॉकचेन की जानकारी देता हूं। ये कोई वित्तीय सलाह नहीं है और कभी भी आप निवेश करें तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके करें और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही काम करें। और कभी खास करके किसी भी एसेट क्लास में अगर आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए समय की सीमा अवधि बड़ी होगी, 5-10 साल का होरिजन लेकर चलें, तभी आप सफल हो पाएंगे। अदरवाइज तो शॉर्ट टर्म में लॉस ज़्यादा होने की संभावना होती है, तो संभल के काम करें इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपडेट के साथ में। जो अपडेट है ओरिजिन हब वाले हैंडल पे अपडेट आया है जिसमें कि ये अपडेट भी आया है, लेकिन सबसे पहले अपडेट जो आया है जिसको हम कवर करेंगे, इसमें लिखा है व्हेन द बबल्स इज कंप्लीटली ड्रेन्ड ट्रू एब्सोल्यूट कंसेंसस फेसेस इट्स अल्टीमेट वैलिडेशन। सो मतलब जो भी शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स होते हैं वो अब निकल रहे हैं आपके इकोसिस्टम से, ये ऑब्जर्व कर लिया गया है। और उसके बाद जो लोग बच जाते हैं उनको अल्टीमेट वैलिडेशन, मतलब कंसेंसस फेसेस अल्टीमेट वैलिडेशन। तो अंततः जो लोग लंबे समय के लिए सिस्टम में बने रहेंगे उनको फ़ायदा होगा। तो ये एक नरेटिव है, इसको समझेंगे। और उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, Q3 स्ट्रैटेजिक रोड मैप। ये अनुबिस का रोड मैप है, इसको हम लोग समझेंगे डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें कवर कर रहा। 8 पैरामीटर्स हैं, तो इसके बारे में बहुत सारे अपडेट्स हैं जिसको कि कवर किया गया है। और एक अपडेट है जिसमें कि हम लोगों को उसी से संबंधित है कि हिस्टोरिक Q3 2026 माइलस्टोन। तो जो Q3 अभी वाला जो फेज चल रहा है, महीना अगस्त का है, ये Q3 का महीना है, तो क्या हो सकता है, इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं। डिलीवर्ड ऑफ न्यू एरा हैज़ ऑफिशियली बिगन, तो नया युग का शुरुआत होने की संभावना बन चुकी है, इससे संबंधित जानकारी दिया गया है। और 1-2 पोस्ट हैं जो कि हम लोग कवर करेंगे, जिसमें कि अनुबिस पे भी हैंडल पे ये अपडेट आया हुआ है जिसमें बताया गया है Q3 स्ट्रेटेजिक रोड मैप। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि देखिए, जब भी आपका इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है तो इसके साथ जो भी इसके पार्टनर्स हैं, जो एसोसिएट्स होते हैं एक तरीके से, उन लोगों ने भी अपने आप में उत्साह महसूस किया है। वो लोग भी उत्साहित हैं जिस तरीके का डेवलपमेंट अनुबिस ब्लॉकचेन पर हो रहा है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। रॉकेट स्वैप अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोग जानते हैं। जैसे हम लोग क्विक स्वैप को पॉलीगॉन पे यूज़ करते थे स्वैपिंग करने के लिए, रॉकेट स्वैप की सुविधा आप लोगों को अनुबिस ब्लॉकचेन पर मिलती है। इसी तरह बहुत सारे स्वैप के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, पैनकेक स्वैप भी है उसमें से एक। तो रॉकेट स्वैप के अपने हैंडल पे उसने भी ये लिखा है, जो अपडेट आया है ना इसका Q3 स्ट्रेटेजिक रोड मैप, तो इससे संबंधित रॉकेट स्वैप ने अपने हैंडल पे मेंशन किया है, स्ट्रॉन्गर डेफी इकोसिस्टम स्टार्ट्स विद स्ट्रॉन्गर ऑन चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। अनुबिस चेन Q3 विजन, इसके विजन के बारे में बताया है कि ये लिक्विडिटी, मोर एफिशिएंट ट्रेडिंग, और अच्छे से ट्रेडिंग करने का, ट्रेडिंग की जो एक्टिविटी होती है उसको और एफिशिएंट बनाएगा, एंड न्यू जनरेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को डेवलप कर रहा है। सो रॉकेट स्वैप ने ये लिखा है कि रॉकेट स्वैप इज़ प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी। मतलब वो खुश है, रॉकेट स्वैप अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि कह रहा है कि मैं अनुबिस के साथ में अगर एसोसिएटेड हूँ तो ये मेरे लिए प्राउड, गर्व की बात है। बिल्डिंग द ट्रेडिंग लेयर फॉर व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो इट इज़ जस्ट
गेटिंग स्टार्टेड, क्वार्टर 3 ये तो जस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो ये बिगनिंग है। इसी में इन लोगों को, जो इसके पार्टनर्स हैं, उन लोगों को भी गर्व महसूस हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छा संकेत मिलता है हम लोगों को, जिससे हम समझ सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है, किस दिशा में हम जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग विश्लेषण पर चलते हैं। कुछ विश्लेषण जो मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को हम कवर करेंगे, उसको समझते हैं। तो जो डीप बियर मार्केट को प्यूरिफिकेशन का हिस्सा बताया गया है, अभी जो नैरेटिव हम लोगों ने देखा उसमें बताया जा रहा है कि डीप बियर मार्केट को प्यूरिफिकेशन और लॉन्ग टर्म कन्विक्शन की परीक्षा के रूप में प्रस्तुत करना, इस पोस्ट के माध्यम से बताया गया है। इसका मैंने विश्लेषण किया है। तो बताया जा रहा है कि डीप बियर मार्केट को क्राइसिस नहीं समझा जाना चाहिए अभी फिलहाल, इसको प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन समझने की आवश्यकता है। इस पोस्ट का दावा है कि मार्केट में जो स्पेकुलेटिंग एक्टिविटी है वो कम हो रही है। ये भांप लिया गया है आपके इकोसिस्टम की तरफ से, मैकेनिज्म जो है वो समझ गया है कि अब जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी थी और आर्बिट्राज वाली भी जो एक्टिविटी होती थी ना, कि सस्ते में लिया महंगे में बेचा, या पॉलीगॉन पे लिया अनुबिस पे बेचा, या अनुबिस पे थोड़ा जहाँ भी मुनाफा ज़्यादा मिलता था कुछ ही %, तो वहाँ हाई वॉल्यूम के साथ, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ लोग इसी पर्पस के लिए आते थे। तो वो वॉल्यूम कम हो गया है, जिसके कारण कि ये सिस्टम कह रहा है कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटी कम हो रही है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो होती थी या आर्बिट्राइज जिसको कहते हैं, उसके लिए परिस्थितियां कठिन हो गई हैं। तो ये बहुत मुश्किल हो गया है लोगों को, इसीलिए लोग निकल रहे हैं। तो ऐसा फंड जो कि इस पर्पस के लिए, शॉर्ट टर्म के गेन के लिए लगा हुआ था, वो वैल्यू कम हो गया है आपके इकोसिस्टम से। तो ओरिजिन की भाषा में इसे ग्रेविटेशनल फिल्टर कहा गया है। इसकी बार बार चर्चा की जा रही थी कि ग्रेविटेशनल फिल्टर कहा गया है, और इसका मतलब ये हुआ कि जो कमज़ोर या शॉर्ट टर्म पार्टिसिपेंट्स हो गए वो बाहर निकलेंगे और लॉन्ग टर्म बिलीवर्स बने रहेंगे। और जो लोग लॉन्ग टर्म बिलीवर्स हैं वो तो है ही ना भाई, लंबे समय के लिए अपने फंड को लॉक कर रहे हैं सिस्टम में, बट जिनका अनलॉक फंड है वही तो शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब स्पेकुलेटिंग करते थे, ट्रेडिंग करते थे। तो स्पेकुलेशन कम होने से इकोसिस्टम क्लीनर होने का दावा किया गया है। सो ये बता रहा है कि स्पेकुलेटिव बबल्स जो होते हैं वो कम हो रहे हैं, शॉर्ट टर्म पार्टिसिपेंट्स कम हो रहे हैं आपके इकोसिस्टम से, स्पेकुलेटिव प्रीमियम्स जो होता है, जो खा रहे थे, लिक्विडिटी ड्रेन आउट हो रहा था, वो भी कम होगा। अब लॉन्ग टर्म में पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो उनकी संख्या बढ़ रही है। तो इससे प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है ये पोस्ट। बियर मार्केट में एक्यूमुलेशन और स्टेकिंग, ये पॉइंट है जो कि निकल कर आ रहा है। इसमें ये प्रस्तुत करता है, ये मैसेज दे रहा है कि डीप बियर मार्केट में कम वैल्यूएशन, जब प्राइस LGNS का कम है तो इस पे क्या होता है कि स्ट्रैटेजिक एसेट एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं। मतलब इस समय जिनकी जैसी रणनीति है, जो उनका प्रोसेस है, अपने एपेटाइट के हिसाब से ही, बट जो प्रोसेस आपने बना रखा है, जो लोग स्मार्ट होते हैं वो इस तरीके से ही निवेश करते हैं कि उनका जो स्ट्रैटेजिक मूव होता है एक्यूमुलेशन का, उनके लिए एक अच्छा मौका है। और स्टेकिंग और कंपाउंडिंग इसके माध्यम से आप जारी कर सकते हैं और रह सकता है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टोकन्स एकत्रित कर सकते हैं स्टेकिंग के स्ट्रेटजी से। ध्यान रखने की बात यह है, ये मेरा विश्लेषण कह रहा है कि कम कीमत पर एसेट खरीदना अपने आप में फ्यूचर प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो स्ट्रैटेजिक एसेट एक्यूमुलेशन है, इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। सो आपकी रणनीति क्या है, आप अपनी रणनीति के अनुसार से ही काम कीजिए, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है, एक मिनट, कोई गारंटी नहीं होती है कि तुरंत आपको लाभ मिल जाएगा। आप अगर एक्यूमुलेट बहुत ज़्यादा करते हैं, समय भी लग सकता है। फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने की बात की गई है। इसमें आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या विज़न जो है उसके टूवर्ड्स, उसको अचीव करने के लिए आपका इकोसिस्टम क्या कर रहा है। तो ये ओरिजिन के बड़े विज़न को दोहराती है। तो विज़न क्या है वो समझने की आवश्यकता है। वो है स्टेबल कॉइन ए पे बहुत ज़्यादा अभी जोर दिया जा रहा है, प्राइवेसी फिनांस पर दिया जा रहा है जोर, मल्टी चेन इंटरऑपरेबिलिटी के ऊपर काम किया जा रहा है। मतलब आप समझे, स्टेबल कॉइन ए आ जाएगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं LGNS की खपत बढ़ जाएगी। प्राइवेसी फिनांस हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके ब्लॉकचेन पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाने की संभावना है, जिसके कारण कि लोग यूज़ करेंगे आपके ब्लॉकचेन को। मल्टी चेन इंटरऑपरेबिलिटी, इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ
कि जैसे आप लोग जानते हैं कि अब किसी बहुत सारे ब्लॉकचेन्स हैं, बेस का ब्लॉकचेन अलग है, पॉलीगॉन का अलग है, बीएनबी का अलग है, तो ये सारे ब्लॉकचेन अलग अलग हैं। अगर आपको कुछ भी डेटा ट्रांसफ़र करना होता है या एसेट ट्रांसफ़र करना होता है तो आपको एक कठिन परिस्थिति में आते हैं। ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होती है जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं कि अरे यार BSC ब्लॉकचेन पे है तो मुझे पॉलीगॉन पे भेजना है, तो अलग अलग चीज़ ब्लॉकचेन सेलेक्ट करो, वो झंझट एक लगता है। लेकिन जब मल्टी चेन इंटरऑपरेबिलिटी हो जाएगी तो क्या होगा, आप किसी भी ब्लॉकचेन का एसेट डेटा किसी भी दूसरे अपने ब्लॉकचेन पे आप आसानी से भेज सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स अगर बढ़ेंगे आपके ब्लॉकचेन पे तो आपको पता है कि आपके ब्लॉकचेन की अर्निंग बढ़ेगी। LGNS स्टेकिंग बढ़ जाएगी, इससे लोग एक्यूमुलेट करेंगे, LGNS ज़्यादा गेन करने की कोशिश करेंगे और अवेक NFT पे जोड़ देंगे। और अभी तो बिल्कुल बहुत सारे लोगों के पास मौका है, ये सुनहरा मौका है, जो लोग इसको समझ पा रहे हैं। जिन लोगों को ट्रस्ट नहीं है वो बिल्कुल मत पार्टिसिपेट कीजिए। जब तक ट्रस्ट नहीं होता है तब तक आप पहले उसकी जानकारी लीजिए, उसके जानकारी के बाद अगर आपको ट्रस्ट होता है तो आप एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि ये मौका तो अच्छा है, प्राइस तो अच्छा है। सो इन इंफ्रास्ट्रक्चर मैकेनिज्म को फ्यूचर इकोसिस्टम एक्सपेंशन से जोड़ा गया है। तो आपके जो इकोसिस्टम का फ्यूचर एक्सपेंशन है उसके लिए ये पॉइंट्स को आपको देखते रहने की आवश्यकता है, ये विजन है इनका। होल्डर्स को क्या कहने के लिए किया गया है, जो लोग होल्डर्स हैं, जो कंसेंसस बिलीवर्स हैं, उनके लिए क्या कहा गया है, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन को छोड़िए, आप मार्केट वॉलेटिलिटी पे कम ध्यान दीजिए। जो लोग लंबे समय के लिए ही पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी लगता है ना कभी कभी कि चलो यार कुछ ट्रेड कर लेते हैं, कुछ मुनाफा कर लेते हैं, तो वो स्पेकुलेशन को छोड़ने के लिए कहा गया है। LGNS को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। स्टेकिंग स्ट्रेटजी पर ध्यान देना है। आप स्टेकिंग करते हैं तो उसकी स्ट्रेटजी बनाइए कि नहीं, मुझे एक डिसिप्लिन ज़रूरी है, सिस्टम में डिसिप्लिन जरूरी है। अगर आपने लक्ष्य रखा है कि मुझे 10 टोकन ही स्टेक करना है तो आप 11 पे मत जाइए, आप 10 ही कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हर एक प्राइस पॉइंट पे आप एक्यूमुलेट करते हैं, क्या पता अभी फिर प्राइस कम हो जाएगा तो आपके पास कम से कम आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से तो एक आप एवरेजिंग आउट तो कर लेंगे ना। तो उस स्ट्रेटजी को मेंटेन रखिए। और अवेक NFT को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। तो जो भी अनेक NFT जिनके पास भी है उसका आप लोगों को लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, ये दावा कर रहा है मैसेज, और बता भी रहा है, और उनको फ़ायदा होने की संभावना, पूर्ण संभावना है। अब इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि इसमें देखिए कुछ दावे किए गए हैं, बार बार किए जाते हैं, लेकिन उसे हम कैसे देख सकते हैं, एक कोई भी न्यूट्रल व्यक्ति कैसे देख सकता है। दावा तो सिस्टम, कोई भी सिस्टम होगा वो अपने आप को बुरा थोड़ी ना कहेगा, कभी नहीं कहेगा। लेकिन क्या जो एक आपका इकोसिस्टम दावा कर रहा है, हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर, आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो भी हैं, या जो भी नए यूजर्स हैं जो इकोसिस्टम में जुड़ते हैं, तो उनको वेरीफाई करने के बाद किस रूप में देखना चाहिए, उन दावों को वेरीफाई करना चाहिए। अब जैसे देखिए, ये कह रहा है कि बियर मार्केट चल रहा है, कह रहा है ना, आपका नैरेटिव तो यही कह रहा है कि बियर मार्केट चल रहा है। तो बियर मार्केट चल रहा है, इसकी पुष्टि कहाँ से हम कर सकते हैं? तो आप पूरा क्रिप्टो, एज होल क्रिप्टो मार्केट को देखिए, स्वतंत्र मार्केट डाटा से वेरीफाई करें, जो मैं बार बार दिखाता हूं आप लोगों को। आज भी हम देखेंगे लास्ट में कि क्या डेटा कह रहा है, तो आप देखिएगा कि हाँ बियर मार्केट है या नहीं है। आप लोग जानते हैं कि हर एक क्वाइन, हर एक, आप बिटकॉइन की बात कीजिए, बिटकॉइन इंपॉर्टेंट है, बेंचमार्क किया हुआ है। तो बिटकॉइन खुद अपने मतलब 60-65 हज़ार के आसपास में ट्रेड कर रहा है, जबकि $1,25,000 के उसकी हाई प्राइस थी, तो 40-50% का ड्रॉ डाउन दिखाया। तो बेयरिश मार्केट तो है ही ना, स्पेकुलेशन समाप्त हो रही है, ये आपका पोस्ट कहता है, आपका इकोसिस्टम कह रहा है कि स्पेकुलेशन समाप्त हो रही है। तो हम कैसे मान सकते हैं स्पेकुलेशन समाप्त हो रही है? तो जब आप ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग की एक्टिविटी होती है तो वॉल्यूम बढ़ता है। अभी के समय में आप देखिएगा ठंडा पड़ा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन आपके पास लिक्विडिटी इतनी मेंटेन्ड है अभी भी कि निचले स्तर पे प्राइस है आपका, फिर भी आपके पास इतनी लिक्विडिटी है कि स्वतंत्र रूप से जिनको भी प्राइस निकालना है आप निकल सकते हैं। इतनी लिक्विडिटी पर्याप्त मात्रा में है आपके पास, पॉलीगॉन पर भी और अनुबिस ब्लॉकचेन पर भी। तो उसको देखिए आप, बियर मार्केट इकोसिस्टम को प्यूरिफाई करता है, एक दावा ये है। तो यह इंटरप्रिटेशन है। देखिए ये ना इंटरप्रेट किया गया है, ये इकोसिस्टम की अपनी धारणा है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को मानता हूँ या नहीं मान सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। बट इकोसिस्टम का मानना ये है, तो हमको इस तरीके से देखना चाहिए। LGNS फ्यूचर में स्कार्स होगा,
और भी दावा किया गया है ना कि एलजीएनएस की स्कार्सिटी बढ़ेगी। तो एलजीएनएस की स्कार्सिटी बढ़ेगी तो आपको देखना पड़ेगा ना कि एक्चुअल बर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है, या बर्न करने के लिए कुछ मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है या नहीं होता है। तो हम लोगों ने देखा है हाल फिलहाल में भी, अभी देखा ना हम लोगों ने कि जब बर्न बॉन्ड वाला जो एक्टिविटी है वो एक्टिवेट हो गया था 2 दिन के लिए, और ये रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है। 2 बार हम लोगों ने इस चीज़ को देखा और लाखों एलजीएनएस बर्न होते हैं उसमें। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि होती है कि आपका इकोसिस्टम इस दिशा में काम कर रहा है। सप्लाई डेटा से वेरीफाई करें, और जो सप्लाई है आपका वो थोड़ा रिड्यूस होता है, वो हम डेटा में देखते हैं कि उसका ग्राफ कम होता जाता है। स्टेबल कॉइन ए फ्यूचर डिमांड बनाएगा, ये भी एक नैरेटिव, ये भी एक दावा किया गया है। तो हमें ये देखने की आवश्यकता है कि एक्चुअल लॉन्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। यूजेस से वेरीफाई करें, तो हम लोग इसको भी डाटा को ऑन चेन देख सकते हैं कि स्टेबल ए की बर्निंग होती है। जब बाईबैक भी करता है आपका सिस्टम तो पता चलता है कि हाँ, स्टेबल कॉइन ए का निर्माण हो रहा है। मल्टी चेन एक्सपेंशन होगा। अब मल्टी चेन एक्सपेंशन इसी को कहा गया है ना ओमनी चेन इंटरऑपरेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है, लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर से वेरीफाई करें। तो जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले इसको वेरीफाई करने की आवश्यकता है। तो हम लोग रेगुलर इंटरवल पे देख रहे हैं कि बहुत सारे पार्टनर्स आपके साथ आ रहे हैं, तभी तो आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस 1 मिलियन से ऊपर हो गया ब्लॉकचेन पर। तो ये सारी चीज़ देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म होल्डर्स को रिवार्ड मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म होल्डर्स को रिवार्ड कैसे मिलेगा? अभी आप देखिए, फ्लेक्सिबल स्टेक करते हैं और 360 डेज में स्टेक करते हैं, तो आपको रिवार्ड में डिफरेंस तो पता चल रहा है ना। कॉन्ट्रैक्ट और एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन से वेरीफाई कर सकते हैं हम इसको। तो ये हम लोगों को किसी भी दावे को वेरीफाई करने की आवश्यकता है, और उसका एक तरीका है जो कि हमें अपनाना चाहिए। महत्वपूर्ण टेक अवे क्या है कि अभी कठिन समय है, लेकिन इसे फेल्योर के बजाय, इसको फेल्योर समझने के बजाय लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम की परीक्षा समझिए। क्योंकि कभी भी कोई भी इकोसिस्टम जो कि एक विजन के साथ काम कर रहा है, वो सिर्फ स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग के लिए नहीं आया है। आपका इकोसिस्टम, इसका लक्ष्य कभी नहीं रहा है कि एलजीएनएस एक टोकन तक सीमित रहें, और उस टोकन या कॉइन कर सकते हैं उस समय, उसको लिए उस समय तक सीमित रहें और आगे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो। बट यहाँ तो दिन पे दिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की ही बात की जा रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे, निश्चित रूप से होंगे, जिनको कि ये सारे डेवलपमेंट जानकारी भी नहीं है, या जानकारी का अभाव है, या समझना भी नहीं चाहते हैं। तो उनका परिप्रेक्ष्य कुछ और है। उनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि एलजीएनएस में हमने स्टेकिंग किया है, एलजीएनएस का प्राइस तुरंत बढ़ जाए और उसके बाद हम मुनाफा कमा लें, जो कि कभी लक्ष्य नहीं रहा है आपके इकोसिस्टम का। तो उनको तकलीफ होगी। लेकिन रेशनल अप्रोच में ट्रस्ट के साथ वेरीफाई भी जरूरी है। तो बिल्कुल सही बात है ना कि जो भी आपको ट्रस्ट है, अगर ट्रस्ट भी है तो आप वेरीफाई करते रहिए। खासकर एलजीएनएस के लिए इन 4 चीज़ों पर नज़र रखना सबसे उपयोगी होगा। ये मेरे विश्लेषण में मैं बार बार कहता हूँ कि एक्चुअल एलजीएनएस के सप्लाई को चेक कीजिए, वेरीफाइड बायबैक और बर्न की जो स्ट्रैटेजी है, जिस तरीके का मैकेनिज्म एक्टिवेटेड है, क्या वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको आप वेरीफाई कीजिए। रियल इकोसिस्टम में रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, उसको वेरीफाई कीजिए, जो कि मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को। रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल पे काम करने लगा है, क्योंकि देखिए अगर सिर्फ ये रोटेशन मॉडल पे काम करेगा तो सस्टेन कब तक करेगा? एक समय सीमा तक आप कर सकते हैं, लेकिन बैंक भी तो इसी तरीके से काम करता है ना। कुछ लोग डिपॉजिट करते हैं, कुछ लोग विड्रॉ करते हैं बैंक से, लेकिन बैंक भी तो रेवेन्यू जनरेट करता है ना। लोन दे देता है, बहुत सारे सुविधाएं देता है लोगों से, जिससे कि वो चार्ज करता है, तो वो कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल पे काम करता है। तो आपका इकोसिस्टम भी अब रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल, या तो आप कोई सामान या सर्विस बेचेंगे या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तभी तो आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे, नहीं तो आप सिर्फ रोटेशन करेंगे, इधर का उधर, उधर का इधर। लेकिन अब आपका इकोसिस्टम रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल पे काम कर रहा है। कार्ड्स की सुविधा देखा ना, अपना वीज़ा कार्ड आ गया है। आप लोगों ने अभी देखिएगा कुछ दिनों में लैंडिंग की सुविधा आ जाएगी, आप प्लेज करेंगे, लोन ले सकते हैं। आप अभी देख सकते हैं आपके ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शंस होंगे, उससे गैस फी के रूप में रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो बहुत सारे माध्यम जनरेट कर रहा है, माध्यम डेवलप कर रहा है, जिससे कि ये पैसा जनरेट करे। रियल यूजर्स और एप्लीकेशन एक्टिविटी को देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये सारी चीज़ों को, पैरामीटर्स को जब हम जोड़ेंगे तब पता चलेगा कि हाँ क्या चीज़ें हो रही हैं। अब हम लोग चलते हैं कि Q3 में जो एक्टिविटी हो रही है, जो कि इस पोस्ट के बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो अनुबिस ने अपने हैंडल पे बताया है कि Q3 का जो उसका रोड मैप है उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले इस पोस्ट को हम समझ लेते हैं, ये बहुत चीज़ें क्लियर कर देगा, तब उसको हम समझेंगे। देखिए 8 ग्रेविटेशनल इंजन का दावा किया गया। मतलब क्या है कि Q3 2026 जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये Q3 का महीना है।
इसको ओरिजिन इकोसिस्टम के लिए एक निर्णायक डिलीवरी एग्जीक्यूशन फेज के रूप में प्रस्तुत करती है। मतलब ये जो फेज है, पहले भी हम लोगों ने बात किया ना कि अगस्त सितंबर का जो महीना है या आगे आने वाले 6 माह ये बहुत ही निर्णायक हैं और इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसको एक फेज के रूप में दिया है। इसमें क्या कह रहा है, डिलीवरी और एग्जीक्यूशन फेज है। मतलब बहुत सारी चीज़ों जिसका कि निर्माण हो रहा था वो अब आपको ज़मीनी स्तर पर दिखना शुरू हो जाएगा, उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका टोन काफ़ी प्रमोशनल और कन्विक्शन फोकस्ड है। तो ये जो मैसेज दिया है बिल्कुल कन्विक्टेड है, ये बिल्कुल दावा प्रस्तुत कर रहा है, ठोस दावा प्रस्तुत कर रहा है और उसका तथ्य भी दे रहा है कि 8 ग्रेविटेशनल इंजन का दावा है। ये कहता है कि ओरिजिन इकोसिस्टम के 8 प्रमुख ग्रोथ इंजन, हम लोगों ने पहले भी ग्रोथ इंजन की बात की थी, उसी को डेवलप करके और एलोबरेट करके बताया है कि जो ग्रोथ इंजन है अब इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। तो जो ग्रोथ इंजन है, इकोसिस्टम बन रहा है ना, तो सारे ग्रोथ इंजन आपस में इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, लिंक्ड हो रहे हैं, ताकि कोई भी एक जगह काम होगा ना तो सारी जगह उसका प्रभाव दिखेगा आप लोगों को। और अनुबिस चेन को कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बताया गया है। तो मुख्य रूप से अनुबिस चेन के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके सराउंडिंग्स में वो सारे ग्रोथ इंजन हैं, वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और सेंटर में आपका अनुबिस चेन होगा। तो मूल अनुबिस ब्लॉकचेन है और उसके साथ अलग अलग प्रोजेक्ट्स कंबाइंड हो जाएंगे, इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। इसमें ब्रॉडली शामिल क्या क्या चीज़ें हैं, ओमनी चेन इंटरऑपरेबिलिटी, मैंने पहले बता दिया है कि किसी भी ब्लॉकचेन के साथ में आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्राइवेसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। ऑरा ओएस के माध्यम से एआई कंप्यूटिंग की सुविधा मिल जाएगी। आरडब्ल्यूए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये तो अभी बन रहा है भाई साहब। आरडब्ल्यूए रियल वर्ल्ड एसेट पे अगर काम हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, बहुत बड़ा मार्केट ये डेवलप कर लेगा। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पे काम तो हो ही रहा है। अनुबिस चेन बेस्ड इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। स्टेबल कॉइन ए जिस पे काम हो रहा है। एलजीएनएस सेंटर्ड डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म, तो डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म पे भी काम हो गया है जहाँ पे कि स्कार्सिटी डेवलप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को समझता है, बताता है इन्फ्लेशन से डिफ्लेशन की ओर बदलाव हो रहा है। तो इसका दावा है कि शुरुआती टोकन डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए स्टार्टिंग में क्या था फोकस कि टोकन डिस्ट्रीब्यूशन जो था बहुत ज़्यादा किया जा रहा था, जिससे कि इन्फ्लेशन मैकेनिज्म अपना वो उद्देश्य पूरा कर चुका है। तो टोकन का सप्लाई जो है वो उद्देश्य जब पूरा कर चुका है तो अब क्या होगा, सप्लाई रिड्यूस करेगा। तो सप्लाई रिड्यूस होगा तो स्कार्सिटी बढ़ेगी। तो बर्न बॉन्ड है, स्टेबल ए बर्न मैकेनिज्म है। देखिए इन सभी माध्यमों से आपका सप्लाई, एलजीएनएस सप्लाई कंट्रैक्शंस और बर्न बॉन्ड के थ्रू आपका सप्लाई कम हो रहा है, सर्कुलेटिंग सप्लाई से एलजीएनएस बर्न हो रहा है ना। स्टेबल ए बर्न मैकेनिज्म, तो स्टेबल ए के लिए आप बर्न करेंगे और उसके बाद क्या होगा, परिणाम स्वरूप एलजीएनएस का कंट्रक्शन हो जाएगा, एलजीएनएस की सप्लाई कम हो जाएगी। तो इकोसिस्टम में बताया जा रहा है कि फ्यूचर में सर्कुलेटिंग सप्लाई एलजीएनएस का है वो लगातार कम करने की दिशा में मैकेनिज्म काम करेंगे। तो इसी क्वार्टर में ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट होने वाली है। पॉलीगॉन प्लस अनुबिस चेन कन्वर्जेंस, तो क्या बताया जा रहा है कि दोनों चेन के बीच में वैल्यू लिंकिंग और बैलेंसिंग मैकेनिज्म फाइनल कन्वर्जेंस स्टेज की ओर बढ़ रहा है। मतलब दोनों पे जो प्राइस है, शायद मैंने पहले भी बताया है, आप लोगों को याद करेंगे जो लोग फॉलो कर रहे होंगे, कि एक समान कर दिया जाएगा, ऐसी स्थिति बन रही है और उस टुवर्ड्स अचीविंग दैट गोल काम भी कर रहा है आपका इकोसिस्टम। आरडब्ल्यूए और इंस्टीट्यूशन कैपिटल पे काम कर रहा है। बहुत बड़ा दावा है कि रियल वर्ल्ड एसेट पाइपलाइंस, रियल वर्ल्ड एसेट पे काम हो रहा है, इसमें बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स आ चुके हैं आपके पास में। तो वो एक पाइपलाइन फनल डेवलप हो रहा है। मतलब फनल का मतलब सत्य कुप्पी कहते हैं। तो ऊपर से बहुत सारे लोग आए, अब उसका फिल्ट्रेशन हो रहा है और फाइनल जो नीचे आपको छन के आएगा वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आरडब्ल्यूए पाइपलाइंस पे काम हो रहा है, पाइपलाइन रेडी हो चुका है। इंस्टीट्यूशनल कैपिटल चैनल एक्टिवेट हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, फ्यूचर ओरिएंटेड क्लेम है। ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, माफ़ कीजिएगा। अब लेकिन हमें इन चीज़ों को ध्यान में देना होगा कि आरडब्ल्यूए प्रोडक्ट्स लाइव हुए या नहीं हुए, या कब हो जाएंगे, कौन सा इंस्टीट्यूशन वास्तव में जुड़ रहा है। तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स आपके साथ तो जुड़ ही रहे हैं, कितना कैपिटल की लिक्विडिटी आ रही है, कितना मतलब फंड जनरेट हो रहा है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन है जिसके कारण कि ये सारा काम हो रहा है। तो उसको वेरीफाई करते रहने की आवश्यकता है। क्या यह कैपिटल वास्तव में ओरिजिन इकोसिस्टम में डिप्लॉयड है या नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को हम तो ऑन चेन डेटा से वेरीफाई कर सकते हैं। और अंत में वही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि इटर्नल स्टेज की बात किया जा रहा है। शॉर्ट टर्म नॉइज़ को इग्नोर करने के लिए कहा जा रहा है। स्ट्रेटेजिक एसेट्स रखो, अपने स्ट्रेटजी, अपने रणनीति के अनुसार ही आप पार्टिसिपेट कीजिए। स्टेकिंग जारी रखने के लिए आप रणनीति अपनाइए। लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम पर भरोसा रखिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको अगर ध्यान रखते हैं तो निष्पक्ष रूप से हम लोगों को देखने को पता चलेगा
कि कुछ तो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बट हाँ, आंख बंद करके हम लोगों को विश्वास करने से पहले वेरीफाई करना आवश्यक है। चलिए अब हम चलते हैं उस मुख्य अपडेट पे, जिस अपडेट में अनुबिस ने अपने हैंडल पे बताया है। इस क्रिएटिव को देखिए आप लोग तो समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हैं जो कि डेवलप हो रहा है। आप देखिए Q3 मतलब ये जो अगस्त और सितंबर, जुलाई अगस्त और सितंबर का माह है, तो इसमें ये 8 पैरामीटर पे काम कर रहा है, जिसमें कि आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ ओमनी चेन इंटरऑपरेबिलिटी, ये समझ गए हैं आप लोग, जिसमें कि ये स्पष्ट रूप से बता रहा है कि किसी भी ब्लॉकचेन से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट हो रहा है। हाई इफिशियंसी ऑन चेन ट्रेडिंग, मतलब आपका जो ऑन चेन ट्रेडिंग वाली एक्टिविटी है वो हाईली एफिशिएंट हो जाएगा। तो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो कि आपके इकोसिस्टम पे आएंगे और ट्रेडिंग कर पाएंगे। डाइवर्स डेफी इकोसिस्टम, तो आपका जो डेफी सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इकोसिस्टम है, वो भी डाइवर्सिफिकेशन के साथ में मौजूद होगा लोगों को यूज़ करने के लिए। बहुत अलग अलग तरीके के डेफी आएंगे आपके पास। अवेक NFT डिजिटल आइडेंटिटी, इस पर बहुत इंपॉर्टेंटली काम हो रहा है कि अवेक का जो NFT है उसको आप एक तरीके से प्रमाण पत्र हो जाएगा ये उन वॉलेट्स के लिए जहाँ पे कि आपका अवेक NFT होल्ड किया जाएगा। ऑन चेन सोवरेनिटी एंड गवर्नेंस, तो स्वायत्ता पे और आपके गवर्नेंस के ऊपर भी काम किया जा रहा है, बहुत एग्रेसिवली काम किया जा रहा है। सस्टेनेबल इकोसिस्टम इंसेंटिव, और जो इंसेंटिव दिया जा रहा है, इंसेंटिवाइज किया जा रहा है बिल्डर्स को, वो सस्टेनेबल मॉडल पे काम करेगा। तो वो एक मजबूती के साथ आपको इंसेंटिवाइज करने का प्लान किया जा रहा है। और डीप AI और RWA इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो मूल रूप से आपको ये समझ में आ रहा है, अगर हम वेरीफाई भी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पता तो चल रहा है कि हाँ, हम लोगों का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं हम अलग अलग पोस्ट के माध्यम से भी वेरीफाई कर पाते हैं। सो ओमनी चेन एसेट फ्लो से क्या होगा कि अलग अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क के बीच एसेट्स को अधिक आसानी से मूव करने की दिशा में काम हो रहा है। प्राइवेसी के बारे में बताया, जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राइवेसी फोकस्ड ऑन चेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। फास्ट एंड लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शंस होगा वो फास्ट तो होगा ही होगा, लो कॉस्ट भी होगा। सो तेज़ी से ट्रांजैक्शन और लो कॉस्ट भी होगा तो लोग आपके सिस्टम पे ज़्यादा काम करना चाहेंगे। डाइवर्सिफाइड डेफी इकोसिस्टम, केवल एक एप्लीकेशन पर निर्भर नहीं रहेगा आपका इकोसिस्टम, अलग अलग डेफी प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल एप्लीकेशन विकसित हो रहा है। अवेक NFT डिजिटल आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ कि अवेक NFT को इकोसिस्टम में डिजिटल आइडेंटिटी और पार्टिसिपेशन लेयर के रूप में इस्तेमाल करने की दिशा बताया गया है। सो अवेक NFT जिन लोगों ने होल्ड किया है या जो लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं वो तो काफ़ी खुश हो रहे होंगे। ऑन चेन सोवरेनिटी और गवर्नेंस की बात करें, गवर्नेंस और इकोसिस्टम डिसीजन मेकिंग में अधिक ऑन चेन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप गवर्नेंस और किस दिशा में ले जाना है इकोसिस्टम, उसमें पार्टिसिपेट अच्छे तरीके से मजबूती से कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम इंसेंटिव, इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो यूजर्स हैं, बिल्डर्स हैं और इकोसिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको लंबे समय तक इंसेंटिवाइज करने का मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है। तो जब शुरुआती दौर से भी बताया जा रहा है कि इकोसिस्टम जो आपका है ये लंबे समय तक चलने वाला इकोसिस्टम है, तो लंबे समय तक आपको इंसेंटिवाइज करेगा तभी तो आप उसके साथ जुड़े रहेंगे। तो उस पर भी काम कर रहा है, ये सारे विजन है इसका। AI और RWA इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल वर्ल्ड एसेट को ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने का बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो रहा है। तो ये सारा तस्वीर है आपका Q3 का, जिसमें कि हम लोगों ने कवर कर लिया कि क्या क्या चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है। अब एक इसी चीज़ को इसी से संबंधित मैसेज में समझाने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए, पहले का जो अभी अनुबिस ब्लॉकचेन आने के पहले का जो ब्लॉकचेन की स्थिति थी, तो कंपटीशन में क्या होता था, दो तीन पैरामीटर्स होते थे, उनके आधार पर लोग आपस में वो करते थे, कंपटीशन करते थे। क्या होता था कि पुराना जो प्राइवेसी फोकस्ड लेयर 1, अभी का क्या हो गया है कि हम लोगों का, जैसे पहले क्या होता था, पुराने मॉडल में ब्लॉकचेन की तुलना जो होती थी वो 3 मैट्रिक्स से होती थी, 3 पैरामीटर था कि ट्रांजैक्शन पर सेकंड कितना होता है और गैस फी लगता है, महंगा है, सस्ता है, या ब्लॉक टाइमिंग का फॉर्मेशन कितना होता है। तो इन्हीं 3 चीज़ों के आधार पे हम समझ लेते थे कि ये ब्लॉकचेन बन गया। लेकिन अनुबिस ब्लॉकचेन इन तीनों चीज़ों से ऊपर उठ के एक युग का परिवर्तन कर रहा है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि AI एजेंट और ऑन चेन आने के बाद, AI एजेंट जो है उसके साथ इंटीग्रेशन हो गया, आपका जो ब्लॉकचेन है वो AI एजेंट के साथ इंटीग्रेटेड है। तो आने के बाद क्या हो रहा है,
सिर्फ स्पीड और ये पुरानी चीज़ों, ये जो है ना ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, और इनसे ऊपर उठ चुका है। अब क्या कर रहा है, आपका इकोसिस्टम ऐसा डेवलप कर रहा है कि ये इंटेलिजेंट एग्जीक्यूशन, मतलब एआई एजेंट के लिए ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट ट्रांजैक्शंस की सुविधा मिल जाएगी। प्राइवेसी कितनी है, प्राइवेसी पे काम किया जा रहा है। वेरीफाइबल आइडेंटिटी, मतलब कि आपका आप जो भी यूजर्स एजेंट्स की पहचान भी हो सकती है, मतलब आप ऑडिटिंग भी की जा सकती है, तो ये भी सुविधा है। इंटरऑपरेबिलिटी की बात तो है कि अलग अलग चेन के बीच में आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, और लिक्विडिटी और एसेट का अलग अलग लिक्विडिटी और एसेट्स तक एक्सेस मिल सकता है आपको। तो जब आप सिर्फ इन 3 पैरामीटर से ऊपर उठ के ये अलग अलग चीज़ों की सुविधा मुहैया करा रहे हैं अपने ब्लॉकचेन पर, तो आपको क्या लगता है कि आपके ब्लॉकचेन की मतलब उपयोगिता नहीं होगी दुनिया में? बहुत बड़ी उपयोगिता होगी। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें हम, और इन चीज़ों को देखते हैं अगर हम, तो हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि भविष्य में हम अपने इकोसिस्टम में दुनिया भर की ट्रेडिंग कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, एसेट मैनेज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्शन जो भी हो सकते हैं वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो इतनी सुविधाएं से लैस है आपका इकोसिस्टम, आपका अनुबिस ब्लॉकचेन, कि आपको फिर अगर ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो कुछ सोचने की आवश्यकता तो नहीं है। सिर्फ यही है कि हाँ, अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से इकोसिस्टम के साथ बने रहिए, कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और इटर्नल फेज में जा पाएंगे। सो आज बहुत ज़्यादा अपडेट हो गए हैं। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल के साथ बने रहें, अवेक रहें। अवेक, मेरे कुछ लोग हैं जिनको कि मैं अवेक कहता हूँ, तो अवेक रहें आप लोग। और ये आवश्यक है हम लोगों को कि इकोसिस्टम में वेरीफाई करके ही, अंधविश्वास नहीं करना है आप लोगों को, डेटा को वेरीफाई कीजिए, बने रहिए सिस्टम के साथ। चलिए आगे चलते हैं, बाजार देखते हैं कि बाजार में क्या हो रहा है। तो बाजार की स्थिति, तो वॉल्यूम कम हो गया ना, देख रहे हैं हम, वॉल्यूम 9 मिलियन का है। तो इसमें अभी बाइंग, पॉलीगॉन का चार्ट है ये, तो बाइंग और सेलिंग की वॉल्यूम सेम है। तो अभी सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा है ही नहीं, तो सिस्टम भी ऑटो बाइंग नहीं करेगा। लेकिन ये प्राइस प्रोटेक्शन फंड एक्टिवेटेड है, ये कहीं ना कहीं मजबूती से अपना जो लक्ष्य है इनका कि $1 से कम नहीं ले जाना है प्राइस को, वहाँ पे अडिग है और वहाँ पे काम कर रहा है। आप अगर देखेंगे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में तो बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या एड्रेसेस हैं जो कि बार बार बाइंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्राइस प्रोटेक्शन फंड वाला, ये देख रहे हैं 5EB186, ये बहुत एग्रेसिवली ये बाई करता है, तो ये प्राइस को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो ये सुविधा भी मिली हुई है, तो कहीं ना कहीं प्लान्ड है ये सब चीज़ें। और अगर हम देखते हैं इस पे अनुबिस पे, तो अनुबिस पे प्राइस तो कम हुआ है, 1.87 के आसपास हुआ है। तो आर्बिट्राज करना अब मुश्किल हो रहा है लोगों को। लंबे समय में जो लोग हैं वो एक्यूमुलेशन के थ्रू तो बेशक कमा लेंगे, बट शॉर्ट टर्म वालों को अभी मुनाफा नहीं मिल सकता है भाई साहब, ये बहुत मुश्किल हो गया है। और यहाँ पे तो आपकी एक्टिविटी बहुत कम है, 2 मिलियन की बाइंग है और 2.76 की सेलिंग है, तो यहाँ पे तो एक्टिविटी भी बहुत कम है। पॉलीगॉन पे तो फिर भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, क्योंकि अनुबिस ब्लॉकचेन पे तो बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं ना जो कि अपने फंड को 360 और लंबे समय के लिए स्टेक किए हैं, तो यहाँ पे एक्टिविटी कम होती है। एक बार हम लोग अनुबिस ब्लॉकचेन उस पर आवे पे देख लेते हैं इसके GLGNS की स्थिति क्या बनी हुई है। तो GLGNS मजबूती के साथ टिका हुआ है, ये अपना 1 लाख से ऊपर के स्टेज पे है और एक्यूमुलेशन जोन में है, लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये स्तर बना हुआ है। तो और कुछ विशेष चीज़ तो आप लोग प्राइस तो से तो अवगत हैं ही, बट हाँ एक बार इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोगों को मार्केट से अवगत जरूर होना चाहिए। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात अगर करूँ मैं, तो ये एक खुशी की बात है कि इसमें माहौल थोड़ा चेंज हुआ है। 24 घंटे में मार्केट कैप 1.5% बढ़ा है। इसको एक बार देखते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये देख रहे हैं ना, द ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप टुडे इज 2.27 ट्रिलियन। तो हम लोगों को ये 2.19 2.20 के आसपास दिख रहा था, तो ये 1.5% के आसपास बढ़ गया है ये। और इसके डेटा को अगर हम 24 घंटे में देखें, इसके ग्राफ को, तो ये भी थोड़ा अपवर्ड्स लग रहा है। अभी थोड़ा सा 1-2 घंटे में डाउन दिखा रहा है, बट आप देखिए यहाँ पे जो मार्केट कैप था 2239 मार्केट कैप था, और अभी के समय में 2273 है। तो मार्केट कैप तो बढ़ा है इसका, ये चार्ट भी दिखा रहा है हम लोगों को। एक बार कुछ इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी की स्थिति देख लें कि उसमें क्या माहौल दिख रहा है। तो बिटकॉइन में 24 घंटे में 1.1% का है। हाँ, और ये अच्छी बात है कि अभी चला गया था 2-3 दिन पहले, ये टूट गया था, फिर 62-60 के आसपास चला गया था, लेकिन 64 के आसपास आ गया। ये बहुत बड़े बैरियर को फेस कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस इसका 65,000 के आसपास है, तो उसको तोड़ देगा तभी ये अप ट्रेंड में जाएगा, तब तक ये अप डाउन होता रहेगा। इथेरियम भी, अभी इथेरियम तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, बट माहौल ठीक लग रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव है, मोर और लेस ठीक है।
हाँ मार्केट ठीक है, मतलब 1-2 दिन पहले से ज़्यादा बेहतर है ये मार्केट आपका। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो मैं फिर आगे डिटेल और जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे संबंधित जानकारी आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। कोशिश कीजिए कि सिस्टम में अपनी स्ट्रेटजी और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही पार्टिसिपेट कीजिए, अदरवाइज नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। सो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अपने नुकसान को कम कीजिए और उस नुकसान से बचने के लिए जो भी स्टेप हो सकते हैं उसको लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, और अवेक रहिए थोड़ा, और जो भी वॉल्यूम्स है उसको मॉनिटर करते रहिए आप लोग। थैंक यू।